हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक चल रहा था इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके अंतर्गत सृजनशील बालक यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने देख ली थी, एलिमेंट्स वगैरह हो गए थे। अब जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है क्रिएटिव चिल्ड्रन या क्रिएटिविटी के ऊपर कह सकते हैं, या क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर जो परीक्षण किए गए, जो टेस्ट किए गए, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे उनकी शिक्षा करनी चाहिए, जो सृजनशील बालक हैं उनकी कैसे शिक्षा करनी चाहिए कि उनकी जो सृजनात्मकता है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो सके, उनके लिए भी और समाज के लिए भी, विश्व के लिए भी। इसके बाद जो सृजनात्मकता के स्तर हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, सृजनात्मकता के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक, और आज ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी इसमें कवर करा दी जाएंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सृजनात्मकता का। ठीक है, सृजनशीलता या सृजनात्मकता के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर जो है परीक्षण बताए गए हैं जो गिलफोर्ड और टॉरेंस ने दिए हैं। 4 परीक्षण दिए इन्होंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पाद सुधार यानी कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर देना। ठीक है, ये कैसा परीक्षण होता है? इसमें जो पहले से बने हुए उत्पाद हैं, ठीक है, उनको कुछ नया करके और बेहतर बना देना, मतलब उसमें कुछ नया कर देना। पहले से बने हुए लेकिन उसको थोड़ा सा नया कर दिया, बेहतर बना दिया और पहले से अधिक। ठीक, तो वो हो गया उत्पाद सुधार परीक्षण। ठीक, ये भी एक तरह की सृजनात्मकता ही होती है कि आपने किसी चीज़ को नया कर दिया, पहले से बेहतर कर दिया। ठीक है, जो पहले नहीं था आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाई। फिर है चित्र निर्माण परीक्षण। इसमें क्या होता है? नया चित्र बनाना अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जो बाहर के कुछ चित्र या टुकड़े दिए हुए हैं उनको उस चित्र में ऐड करना। आप कैसे ऐड करना, वो आपकी क्रिएटिविटी है, या जो सृजनशील बालक है ये उसकी सृजनात्मकता है कि वो कैसे उन चीज़ों को ऐड करता है। ठीक, फिर इसके बाद है टिन के डिब्बों से परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि एक ही प्रकार के टिन के डब्बे सभी बच्चों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सब क्या करते हैं, जो भी सृजनशील बालक है, सब सारे बालकों को दे दिए गए टिन के डब्बे। अब वो अपनी अपनी सृजनशीलता के अकॉर्डिंग, अपने अपने जो है सृजनात्मकता के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें या अलग अलग आकृतियाँ उस टिन के डब्बों से बनाते हैं। ठीक, फिर है वृत्त परीक्षण। वृत्त परीक्षण में क्या होता है? वृत्त यानी कि सर्किल। एक सर्किल के अंदर कई सारे आंकड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन उन आंकड़ों को क्या होता है कि उन आंकड़ों को जैसे के तैसे ना प्रदर्शित करके कोई नई नई आकृतियाँ, जो आकृतियाँ पहले से नहीं है, कुछ नई आकृतियों में उन आंकड़ों को प्रदर्शित करना। तो ये हो गया वृत्त परीक्षण। बस ये 4 परीक्षण है और इनमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं आती है। इसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये याद रखना है कि क्या क्या सृजनशील बालकों में गुण होते हैं। ठीक है, परंपरा से अलग जाने की योग्यता। इनमें क्या होती है? परंपरा से अलग जाना यानी कि कुछ लीक से हट कर के काम करना। ठीक, ये नहीं कि वही जो एक पुराना वो चलता आ रहा है, जैसे सपोज़ रंगोली बनाना है तो एक पुराना सा ढांचा चलता आ रहा है कि सर्किल बना दिया, फिर पत्तियां निकालनी, वही सब हो गया। ये थोड़ा सा क्रिएटिव, कुछ मतलब अलग हट कर के करना। ठीक है, परंपरा से अलग जाने की योग्यता। बारीकी पर ध्यान देना, मतलब कोई भी चीज़ उसकी बारीकियाँ देखना, उसकी बारीकी पर ध्यान देना। तो ये योग्यता किस में होती है? सृजनशील बालकों में होती है। जिज्ञासु होने की योग्यता भी, या कह सकते हैं स्वभाव होता है जिज्ञासुपन का, कि उनके अंदर जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा। कुछ नई चीज़ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जिज्ञासा होती, तभी तो वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। समस्या के नवीन समाधान की खोज। जैसे कोई समस्या है, ठीक है, उसके वो नए नए तरीके खोज लेते हैं। जैसे कोई एक सपोज़ करो कोई मैथ का सवाल है, ठीक है, जो एक पुराना ढर्रा चला आ रहा है सवाल सॉल्व करने का, वो तो ये कुछ एक नया सीख लेते, कोई इजी मेथड की कोई ट्रिक लगा ली। ठीक है, इस ट्रिक से इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। तो कहने का मतलब नया नया समाधान खोजने की इनमें क्षमता होती है। कुछ अलग करना, नई क्रियाएं करना, नए नए प्रयोग करना, ये सारे गुण किसके हैं? सृजनशील बालकों के। कुछ जैसे कोई क्राफ्ट का ही है, कुछ नया चीज़ बनाना, कुछ डेकोरेशन का नया सामान बना देना। ठीक, इसके बाद है मौलिकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सृजनात्मकता में, वो मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। कहने का मतलब वो चीज़ उनकी खुद की होती है, खुद की क्रिएट हुई, खुद की बनाई हुई होती है, ये नहीं कि किसी की नकल मार करके उन्होंने बना दी। ठीक है, ओरिजिनल होती है, मौलिकता होती है। फिर एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि सृजनशील जो बालक हैं उनकी शिक्षा कैसे की जाए कि उनकी सृजनात्मकता का भरपूर उपयोग हो सके, जो कि उनके लिए भी लाभकारी हो और सबके लिए लाभकारी हो। ठीक है,
तो उन्हें वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाने दें। मतलब जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल होता है, कोई लकड़ी है, कागज़ है, जैसे कोई रजिस्टर है पुराने हो गए, उनकी दफ्ती वेस्ट हो गई है, तो दफ्ती से कुछ क्राफ्ट का सामान बना देना, ठीक है। इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो यूज़ में नहीं आ रहे, प्लास्टिक के खाली डब्बे हैं, ठीक है, जो उठा करके फेंक दिए जाते हैं। सृजनात्मक बालक होता है वो क्या करता है, उन डब्बों से क्या पता वो गुलदस्ता ही बना ले, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कुछ नया, लेकिन नया होना चाहिए। मतलब क्रिएट करना, वो क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं किसी का नकल मार के और बना दिया। तो ये तो मतलब 70-80% लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आपने किसी का नकल लेकर के बना दिया, ठीक, मतलब उसने कुछ नया क्रिएट किया जो पहले किसी ने नहीं बनाया, ठीक। इसके बाद क्या है, कुछ नया बनाने या करने पर सहयोग या प्रोत्साहन। कहने का मतलब ये है कि वो मान लो जैसे जो सृजनशील बालक होते हैं, इनमें क्या रहता है, अब उन्हें कोई पुरानी दफ्ती ले ली, अब उनके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, कुछ नया नया बनाने का। अब वो मान लो कुछ ऐसी चीज़ें बना रहा है, रद्दी सद्दी सामान इकट्ठा करके और काफ़ी चीज़। तो आप ये ना सोचें कि ये किसी मानसिक विकृति का शिकार है, इतनी सारी इसने रद्दी सामान रख लिया है, रद्दी कागज़ रख लिया और पता नहीं क्या बनाया जा रहा है। तो ये मानसिक विकृति नहीं है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी काबिलियत है, ठीक है। तो इस पर उसको सहयोग देना चाहिए। उसको ये ना समझे कि उसके अंदर कोई मानसिक विकृति है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोजें वगैरह होती है, मतलब विज्ञान से संबंधी, उसको चीज़ें खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। नई नई चीज़ें खोज करने के लिए, सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, नई नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए उसको प्रोत्साहन दें, ठीक है। इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक है तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ, एक कहने का मतलब उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की होगी, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अगर कोई भी वैज्ञानिक कुछ क्रिएट ही ना करता, कुछ नया करने की कोशिश ही ना करता, तो आज जो इतने सारे आविष्कार हुए ये सब हमें ना मिलते, ठीक है। तो जब ऐसा सृजनशील बालक है, आपको पता है कि इसके अंदर इतनी अच्छे गुण है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ावा दें, उसको नया क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो जैसे क्लास में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पूछा, अब आप ऐसे बालकों से ये उम्मीद ना करें कि बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर जैसा कहता है ऐसा वो रटा रटाया दे दे। उसने क्वेश्चन को समझा है, चैप्टर को समझा है, उसको स्टोरी पता है, वो आंसर सही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए फोर्स ना करें कि जैसे आपने लाइन लिखवाई है वो बिल्कुल वैसे की वैसे लाइन ही पढ़े। इसको जहाँ पे बिल्कुल वैसा जो ट्रांसलेशन है वो तो ऑफकोर्स वैसा करना ही चाहिए, लेकिन बिल्कुल इस तरह से उम्मीद ना करें कि जो भी चीज़ें आपने लिखवाई बिल्कुल वो एज इट इज़ ही बताए। वो सही आंसर देना चाहिए उसको। बस इस चीज़ पे फोकस करें कि वो आंसर को सही दे, भले ही उसमें वो थोड़ा सा अपना कुछ इंक्लूड कर दे, बस आंसर सही होना चाहिए, ना कि रटंत पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बालकों के नवीन विचारों, दृष्टिकोणों का समर्थन करें कि वो कोई नवीन विचार दे रहा है या कोई अपना दृष्टिकोण बता रहा है, इस चीज़ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा या कुछ। तो उसका ये नहीं करना है कि आपने हंसी उड़ा दी है, ऐसा कहीं कुछ होता है, या वो अपना कुछ बता रहा है कि मैं एक ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ जिससे ये सुविधा मिलेगी, मतलब कुछ ऐसा नया प्रयोग कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन दें। ये नहीं कि उसका मजाक बनाएं, उसे पागल कहें, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर है समस्या समाधान के नए नए तरीके खोजने आदि हेतु प्रेरित करें, मतलब उसको और प्रेरित करना चाहिए कि जैसे कोई एक गणित का सवाल है, तुमने इस तरीके से लगाया, इसका कुछ एक नया विकल्प भी खोज सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा आसान तरीका भी खोज सकते हो, या कोई ऐसी समस्या है इसका समाधान खोजा जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से उसको नए नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो और नई नई चीज़ें सीखे, ठीक है, नई नई चीज़ें खोजे। इससे क्या होगा, उसका भी हित होगा और समस्त मानव संसार का हित होगा। इसके बाद कुछ सिद्धांत हैं सृजनात्मकता के, उनके बारे में देखेंगे। तो ये 8 प्रमुख सिद्धांत हैं। सूझ सिद्धांत, सूझ के बारे में आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, बीएड में कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, ठीक है। दमन का सिद्धांत, जन्मजात सिद्धांत, वातावरणीय सिद्धांत, प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत, या इसी को दैवीय प्रेरणा भी कह सकते हैं, देवीय प्रेरणा भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो आप जैसा भी पढ़ना चाहें उसको उस तरह से पढ़ सकते हैं। फिर है अस्तित्ववादी सिद्धांत और संबद्धता का सिद्धांत, ठीक। तो सूझ का जो सिद्धांत होता है ये आपने बीएड में पढ़ा होगा, कोहलर की इनसाइट थ्योरी है ये। इसमें क्या होता है, कोहलर ने जैसे क्या बताया था वहाँ पे कि अचानक से सृजनात्मकता आती है, यानी कि अचानक से व्यक्ति को सूझता है कि उसे क्या करना चाहिए। व्यक्ति कई सारे प्रयास करता रहता है, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। चिंपैंजी की जो कहानी थी, कोहलर की कहानी नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसको हम कहानी की तरह सुनेंगे कि उसने क्या किया था कि केले लटका दिए थे ऊपर और कई सारे स्टिक्स रख दी थी, ठीक है। तो सॉरी, कई सारे बॉक्स रख दिए थे, स्टिक वाली दूसरी थी, यहाँ पर बॉक्स वाली बताती हूँ मैं, और ऊपर केले लटके हुए थे और चिंपैंजी को उसने अंदर बंद रखा था पिंजरे में।
तो उसने क्या किया, पहले एक बॉक्स रखा, फिर 2 बॉक्स रखे, फिर छोटा बॉक्स नीचे कर दिया, बड़ा बॉक्स ऊपर कर दिया। इस तरीके से उसने कई सारे प्रयास किए थे और अचानक से उसके दिमाग में आया और उसने सबसे नीचे बड़ा बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा बॉक्स रखा और इस तरह से केले प्राप्त कर लिए। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, सूझ का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि व्यक्ति कई सारे प्रयास करता है किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए, फिर अचानक से उसको एक कोई मतलब जो सही विकल्प होता है या जो सही रास्ता होता है वो मिल जाता है। जिस तरीके से कई सारे, ऐसा तो है नहीं कि भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो मतलब तुरंत से पहले से सोच करके बैठे थे कि हाँ भाप का इंजन का आविष्कार करेंगे और कल आविष्कार कर दिया, या टेलीफोन का आज हमने सोचा कि इसका आविष्कार करेंगे, कल आविष्कार कर दिया, नहीं। ठीक है, कई सारी चीज़ें सोची होंगी, कई सारे प्रयास किए होंगे, फिर अचानक से एक कोई कॉन्सेप्ट मिल गया हो कि इस तरीके से टेलीफोन बना सकते हैं या इस तरीके से टेलीफोन ये कार्य कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर सूझ के सिद्धांत का यही कहने का मतलब होता है कि समस्या समाधान के लिए जो है व्यक्ति कई तरह की या प्राणी कई तरह की जो है कोशिशें करता है, फिर अचानक से उसको एक सूझ उत्पन्न होती है जिससे वो समस्या का समाधान कर लेता है। तो यहाँ पर सूझ का सिद्धांत क्या कहता है कि सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है वो अचानक से आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है दमन का सिद्धांत, जिसको रूपांतरण या मॉडिफिकेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती, जो इनकी वो पूर्ति नहीं कर पाता, जो जो दमन ले लेती है, ऑफकोर्स जैसे कि कुछ गलत इच्छाएं होती हैं जो समाज के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है, उनको नए तरीके से प्रकट करना। ठीक है, कोई भी ऐसी इच्छाएं जो उसकी दमित रह जाती हैं, जो वो पूरी नहीं कर पाता या नहीं कर सकता या जिसको पूरी करने का उसको भय है, तो उसको एक नए तरीके से प्रकट करना, वो किस में आ जाएगा, दमन का सिद्धांत। फिर है जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो सृजनात्मकता है वो जन्मजात होती है, यानी कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, मतलब उनको क्रिएटिव होना ही होता है, ऐसा इस सिद्धांत का कहना है। जबकि जो वातावरणीय सिद्धांत है ये क्या कहता है कि बच्चा पैदा होते ही कुछ क्रिएटिव चीज़ें नहीं करने लगता है, वो वातावरण में आता है फिर कुछ वो क्रिएटिव करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि वातावरण में आकर के उसने कुछ एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करता रहा, उसका सालों का अनुभव है और उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसकी काबिलियत है, तो ऐसे कर करके उसने अपनी पढ़ाई, अपनी काबिलियत, अपने अनुभवों का से क्या किया, किसी एक नई दवा का जो है सृजन कर दिया जो पहले नहीं थी। ठीक है, या कुछ मतलब कोई भी एक आसान रास्ता किसी बीमारी को दूर करने का उसने सृजित कर दिया जो पहले नहीं था। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि वो पैदाइशी उस रोग का इलाज लेकर के पैदा हुआ था, वो वातावरण में आया, उसने पढ़ाई लिखाई करी थी, उसके पास वो होशियार था, काबिलियत थी उसके पास में, वो एक अच्छा डॉक्टर था, उसका इतने सालों का अनुभव था, तो इससे उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसने क्या किया, एक ऐसा रोग जो कि बहुत लंबे समय में ठीक होता था, उसने उसका एक जल्दी से समाधान खोज लिया या कोई उसकी एक नया इलाज खोज लिया। ठीक है, तो वातावरणीय सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो सृजनात्मकता है वो वातावरणीय होती है। फिर है प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। मस्तिष्क के 2 भाग इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मस्तिष्क के 2 भाग हैं, लेकिन उसमें जो दायां मस्तिष्क है, जो दायां मस्तिष्क गोलार्ध है, जो मस्तिष्क के गोले का जो दायां भाग है, जो दायां आधा भाग है, वहाँ पर सृजनात्मकता ज़्यादा अधिक प्रबल होती है, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, फिर दैवीय प्रेरणा के सिद्धांत में क्या है, सृजनात्मकता ईश्वर की देन है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता नहीं होती है, किसी किसी को ये भगवान की देन मिलती है, भगवान ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसे ईश्वर देता है, उसी के पास सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का गुण होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। तो सृजनात्मकता क्या है, एक ईश्वर की देन है, ये दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत कहता है। इसके बाद है अस्तित्ववादी सिद्धांत। नीत्शे, डार्विन आदि मानते हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है। ठीक है, यह नया बनाता रहेगा। ठीक है, अस्तित्ववादी सिद्धांत क्या होता है कि मानव कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, ठीक, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए नया कुछ ना कुछ क्रिएट करता ही रहता है। तो यहाँ पे मानव के अस्तित्व के बारे में बताया गया, जैसे मानव अपने जीवन यापन के लिए कुछ भोजन बनाने के तरीके सीख गया। ठीक है, पहले क्या होता था, कच्चे ही भोजन खा गए थे, फिर क्या हो गया, धीरे धीरे भोजन पकाना सीख गया, फिर साइकिल का आविष्कार कर लिया, हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो गया, ठीक है, कार का आविष्कार हो गया, मोबाइल का आविष्कार हो गया। तो मतलब मानव अपनी सुविधा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नया नया करता ही रहता है। ठीक है, और आगे भी करता ही रहेगा, यही अस्तित्ववाद का सिद्धांत कहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सृजित करता रहता है। फिर है संबद्धता का सिद्धांत। संबद्धता का मतलब है संबंधित होना।
कुछ नया बनाना पुराने से जुड़ा होता है, ठीक है, यानी जो नया क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पुराने जो पहले बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं वो जुड़ा होता है, ठीक। तो ये हो गया संबद्धता का सिद्धांत। इसके बाद आ जाते हैं सृजनशीलता के स्तर कौन कौन से होते हैं, लेवल्स क्या है क्रिएटिविटी की। तो IA टेलर ने सृजनशीलता के या सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं, क्रिएटिविटी के 5 स्तर बताए हैं। अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता, उत्पादक सृजनशीलता, अन्वेषणात्मक सृजनशीलता, नवाचारी सृजनशीलता और उद्यमात्मक सृजनशीलता, ठीक। अभिव्यक्त्यात्मक सृजनशीलता में क्या है, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति, ठीक है। तो नई अभिव्यक्ति किसी चीज़ के प्रति कुछ नया अभिव्यक्त करना, किसी नए तरीके से कोई अभिव्यक्ति देना, किस में आ जाएगा, अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता में। उत्पादक सृजनशीलता के अंदर क्या होता है, कोई नया उत्पाद बनाना। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, सृजनशीलता के अंतर्गत नया और मौलिकता, ठीक है, यानी न्यू और ओरिजिनल, ठीक है, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी में। फिर उत्पादक में क्या हो गया, नया उत्पाद बनाना। अन्वेषणात्मक सृजनशीलता, अन्वेषणात्मक सृजनशीलता का मतलब पुरानी वस्तु नए तरीके से प्रयोग करना, ये स्तर है सृजनशीलता के, ठीक है। कोई पुरानी वस्तु है उसका प्रयोग का कुछ एक नया तरीका खोजना, कोई नया तरीके से उसको प्रयोग करना, ठीक है। नवाचारी सृजनशीलता क्या होती, कोई नया सिद्धांत जो है देना, ठीक है, कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित करना, नवाचारी में आ गया। फिर लास्ट है उद्यमात्मक सृजनशीलता, इसमें क्या है, अमूर्त चिंतन में कुछ नया करना, मतलब कोई वस्तु कुछ दिखाई नहीं दे रही है, सामने नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नया करना जो एक बहुत बड़े स्तर पर हो, कोई एक बड़े स्तर पर कुछ नया देना, ठीक है, वो किस में आ गया, उद्यमात्मक में आ गया। अमूर्त चिंतन में कर लिया, ठीक है, अमूर्त चिंतन में कुछ नया किस में हो गया, उद्यमात्मक सृजनशीलता में। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉरेंस ने सृजनशील बालकों के कितने गुण बताए हैं, 84 गुण बताए हैं। तो इस तरह से सृजनशीलता का जो टॉपिक है सृजनशील बालक का ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन के ऊपर देखेंगे, पिछड़े बालक, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस कुछ 3-4 वीडियोस के अंतर्गत ही 2 या 3 या 4 वीडियोस में मैक्सिमम लगेंगी और आपका जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन है KVS में और सुपर टेट में, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ अलग से थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है KVS के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो आपका रह जाएगा, तो वो भी आपका 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालकों वगैरह से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा इसी टॉपिक से ही जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेडागोजी का, ठीक है, जो कि KVS और सुपर टेट में कॉमन है या जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी भी आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छे से तैयारी नहीं करें, तो मैं आपसे यही कहूँगी, समय अभी अच्छा है, तैयारी करते चले। रोज़ का अगर आप 1 पेज 2 पेज भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। सो अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही कोई शिक्षक भर्ती की खबर आती है मैं तुरंत उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।